देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि कैसे टॉपिक्स हैं वहां पे। टॉपिक्स में इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में स्पेशली अभी हम अनीता देसाई के नॉवेल्स की अगर बात करें तो जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, मैन वुमेन रिलेशनशिप्स हैं, मैन वुमेन रिलेशनशिप्स इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसमें एलियनेशन की फीलिंग आनी, ठीक है, कि मैं तो अलग थलग, लोनलीनेस आना एक रिलेशनशिप में। अच्छा, स्वभाव को लेके टेम्परामेंटल जो इनकम्पैटिबिलिटी है, जो डिस्पेयर और लोनलीनेस की फीलिंग है, ये वो थीम्स और मोटिव्स हैं जो हमें अनीता देसाई के नॉवेल्स में हाईलाइटेड होकर दिखते हैं। और ये हम जितने भी दिनों से अनीता देसाई के नॉवल इन कस्टडी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इस नॉवल में ये राइटर जो हैं वो शी इज ट्राइंग टू डेल्व डीप, गहराई तक जाना होता है ना, डेल्व डीप, कहाँ क्या कर रहे हैं वो, ट्राई टू अनकवर द डार्क रिसेसेस ऑफ ह्यूमन माइंड। परतें होती हैं हमारे मन की, हमारी साइकी की। और ये जो नॉवेलिस्ट हैं, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, सिमरन ने भी एनालाइज किया इस राइटर को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे सामने अनीता देसाई एक्सपोज करती हैं हार्श सोशल रियलिटीज को, एनालाइज कर रही हैं इस नॉवल में कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को। और ये जो जब हम कहते हैं ना, जैसे हम आर के नारायण को एज अ नॉवलिस्ट देखते हैं, तो उनकी डिपिक्शन राजू को लेके देखो तो राजू एक ऐसे कमाल की कैरेक्टराइजेशन की एग्जाम्पल्स हैं। जितनी भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कैरेक्टर्स, मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है टॉप 10 में राजू का कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर राजू को मैं यहाँ इसलिए रिमेम्बर कर रही हूँ कि देखो, वो जब जेल के एटमॉस्फेयर में है और जेल में है, तो इंसान नेगेटिव और फुल ऑफ डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन की बातें करता है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा द बेस्ट ऑफ द मोमेंट, द बेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस यूज करना आता है, जो राजू है, ठीक है। और यहाँ तक कि जब वो जेल में है तो सुपरिटेंडेंट भी अप्रिशिएट करता है इस कैरेक्टर को। मतलब he has the skill of winning the hearts of people। ये मैं बातें यहाँ क्यों कर रही हूँ, बिकॉज you all need to understand कि जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी एक इन्फ्लुएंस, एक इफेक्ट होता है अपने रीडर्स पे। तो जैसे देवन शर्मा है इन कस्टडी में, with so many insecurities, flaws, despair, disappointment, उसके पास एक rawness है, उसके पास RAWNESS, rawness, unfiltered self, एक ऐसा सेल्फ जो पोइट्री को यूलोजाइज करता है, क्योंकि पोइट्री उसके लिए सिनोनिम है पॉजिटिविटी, होप की, ब्यूटी की, जो उसको अपनी असल लाइफ में नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो राजू है, वो जो जेल में भी है ना, जब आप नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं ना, अगर आप उसमें से उभर पाते हैं तभी आप कमाल के इंसान हैं, जो कि राजू और देवन शर्मा में स्किल्स हैं। वो आई एम रिमाइंडेड ऑफ दोज लाइन्स इन द नॉवल द गाइड, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे तो इस जेल में जो काम करवाते हैं ना, उसके हर एक पीस से आई लव, चाहे यहाँ पे द ब्लू स्काई है, चाहे सनशाइन है, मैं तो वहां पे बस काम करता हूँ और कोल्ड वाटर का फील लेता हूँ, और मुझे एक लग्जूरियस सेंसेशन आती है। लग्जूरियस, लग्जरी से बना है, LUXURY, लग्जरी से लग्जूरियस बना है। तो ऐसी सेंसेशन जेल में कौन फील कर सकता है। और वो कहता था, मैं इसलिए खुश था वहां पे कि ओह, दिस इज नॉट समथिंग that is usual। ये आम सी बात नहीं है कि मैं इतना ज्यादा केस और इन सब में उलझा, लेकिन मैं अभी अलाइव हूँ और आई एम एबल टू फील। ये जज्बा देखो आप इस कैरेक्टर का, राजू का, कि मैं जो ये मेरे पास जो ये सर्कमस्टांसेस हैं, मैं उसको ग्रेट डिलाइट से देख रहा हूँ।
आई एम अलाइव एंड आई एम फीलिंग। तो ये फीलिंग कम नहीं होती कि अलाइव होना और फील करने की क्षमता रखना, एंड यू आर हैप्पी विद दैट। अब आओ तुम इधर अनीता देसाई की इन कस्टडी की जब हम बात कर रहे हैं, हम जो ये नॉवलिस्ट है अनीता देसाई, उनका हमारे सामने एक कैरेक्टर को, चाहे वो देवन शर्मा है चाहे वो नूर है, ऐसे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करना एक कोई नरेशन नहीं है सिंपल सी। क्योंकि जो मैंने तुम्हें उधर समझाया था कि जो नॉवेल्स होते हैं ना, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, उनके जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, वो फर्स्ट पर्सन भी होता है, थर्ड पर्सन भी होता है, जैसे हमने द गाइड में देखा। यहाँ हमने क्या देखा है अनीता देसाई के इन कस्टडी में, थर्ड पर्सन नैरेटिव चल रहा है, कहानी कोई नैरेटर है वो बता रहे हैं, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन नैरेटिव पर्सपेक्टिव है उसकी एक नेगेटिव बात होती है जो क्रिटिसिज्म में आती है, कि जो नैरेटर है ना वो खुद इंटरवीन करता है और अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देता है रीडर को अबाउट द सर्टेन कैरेक्टर। लेकिन ये जो नॉवलिस्ट हैं अनीता देसाई, उनका जो नरेशन है वहां पे कहीं पे भी इंटरफेरेंस और इंटरवीनिंग नहीं हो रही है, कहीं पे कोई रेमेडी सजेस्ट नहीं की जा रही है कि देवन अगर ये करे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको ये करना चाहिए था। तो दैट मीन्स जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कैसे नैरेटर हैं? आप ऐसे नैरेटर हैं जो कि सोसाइटी को, जो कि उसके कैरेक्टर्स को माइन्यूटली पोर्ट्रे करते हैं। और कैसे? जब आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, राइट, वो चाहे आपकी अपनी सफरिंग है चाहे समाज की सफरिंग है, जब आप उनको सफरिंग्स को, एंजाइटी को, मिजरी को पोर्ट्रे करते हैं ना एज इट इज, आप रीडर्स को गॉड लाइक सिचुएशन में डाल देते हैं कि आप खुद समझिए कि क्या होगा, या इस कैरेक्टर के लिए आप अपनी फीलिंग्स, एम्पैथी और जजमेंट को सामने लेके आइए जब आप पढ़ते हैं एक नॉवल। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चे कि ये जो नॉवल है ना इन कस्टडी, इट इज नॉट जस्ट द नरेशन ऑफ a person who is full of poetic views, who has held an Urdu poet at a great pedestal. ये है एक अटेम्प्ट, एक कोशिश है कि क्या ह्यूमन लिबरेट हो सकता है। ये बात तुम सब अगर समझ गए ना, तुम्हें इस पूरे नॉवल की सेंस आ जाएगी। The central idea of this novel, of this narration, is the possibility of human freedom, human liberation. कहाँ से human freedom मांग रहा है, कहाँ से एक human being liberate होना चाहता है? From the sense of fragmentation. हम जो बटे हुए हैं ना, fragmented हैं, जो ये हमारी existence है वो बहुत limited है, finite है, सफरिंग से भरी हुई है, उससे लिबरेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पे अनीता देसाई अपने प्रोटैगनिस्ट, इस ऐसे नॉवेल्स में अपने प्रोटैगनिस्ट को किसी ना किसी इमोशनल क्राइसिस में दिखाती हैं। वो उनके कैरेक्टर्स, जैसे हम मेरे सामने देवन शर्मा जो है उसकी कहानी है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खोज रहा है, और कहाँ पे है वो, फुल ऑफ केओस में है, केओटिक समाज है उसका, ठीक है। और कैसे कैरेक्टर्स हैं अनीता देसाई के, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट उनका अच्छा नहीं है, फुल ऑफ सफरिंग, और उनके अंदर लॉन्गिंग है टू हैव बेटर फ्यूचर। अच्छा, तो ये नॉवल में हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि पोएट्री इस नॉवल में एक सिंबल के तौर पे है, क्योंकि पोएट्री जो है जब देवन शर्मा की पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है तो क्या देखा हमने, पोएट्री फॉर देवन इज अ सिंबल फॉर आइडियल लाइफ, क्योंकि उसको प्योरिटी लगती है, ट्रूथ लगती है उस लाइफ में जहाँ पोएट्री ही पोएट्री है, जहाँ वो फ्री है अपने फीलिंग्स को पोएट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस करने में। और उसे लगता है कि पोएट्री जो है ना, इट ऑलवेज को एग्जिस्ट विद ब्यूटी, पॉसिबिलिटी, जॉय। और पोएट्री रियलिटी से अलग है जो देवन व्यू करता है।
और उसको लगता है रियलिटी किससे भरी हुई है, देवन की रियलिटीज किससे भरी हुई है, डिफिकल्टीज, मॉर्बिड लाइफ, है ना, अलग बोरिंगनेस है उसकी लाइफ में। और इसीलिए है ना कि उसके लिए जो उसका पोएटिक आइडल है, जो नूर है, वो तो एक जैसे देवता की मूर्ति होती है ना, स्मॉल जी के साथ, GOD, और आइडल IDOL, तो वो उसका पोएटिक आइडल है नूर। और जब वो एक्चुअल में देखता है कि नूर कैसे जीता है ना, हाउ डज ही लिव एक्चुअली, तब उसको डिसइल्यूजनमेंट से भर जाता है, कितना ज्यादा आहत, वूंडेड महसूस करता है वो। ये भी रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस नॉवल में। अच्छा, और अगर हम इस नॉवल के बारे में अब जब हम चल कर रहे हैं डिस्कस कुछ पॉइंट्स इस नैरेशन में, सो हमने ये तो बहुत पहले ही बात कर दी थी कि बेसिक हम जब बिगिनिंग करेंगे अपने आंसर की, उसके सेकंड पैराग्राफ में हम ये बात करेंगे कि देवन का जो एक नैरेशन क्या बताती है, ये उसका एक फ्यूटाइल यूजलेस अटेम्प्ट है, जहां पे वो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज, इस पे हमने कुछ बात की थी, आज भी हम करेंगे, कि उर्दू जो एक फॉरगॉटन लैंग्वेज है पुराने कल्चर की, उसको रिहेबिलिटेट कर रहा है, उसको दोबारा से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जब नूर की इंटरव्यू हो जाएगी, उसको पब्लिश कर दूंगा आवाज मैगजीन में, तो जितने भी उर्दू लवर्स हैं दे विल बी बेनिफिटेड। तो लैंग्वेज भी इस नॉवल का एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। हालांकि अनीता देसाई ने वो पॉलिटिक्स जो लैंग्वेज की है ना, उस पर कोई कमेंट नहीं किया है, और ये नॉवल जो है वो ऐसे बन के रह जाता है कि हाउ अ रियलिटी इज सीन, हाउ अ रियलिटी इज थॉट ऑफ, जैसे कि देवन शर्मा या बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिटी को देखते या व्यू करते हैं। और ये नहीं नीता देसाई का कंसर्न है कि वो इल्यूजन को ग्लोरीफाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉवल ये कहता है कि आप रियलिटी को देखो, उसको समझो, आप भ्रम की दुनिया में मत रहो। भ्रम को उन्होंने कहीं से भी ग्लोरीफाई नहीं किया है। अच्छा, जो मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ कि सेल्फ आइडेंटिटी की स्ट्रगल है इस नॉवल में, दैट मीन्स फिक्शन में इंडियन जो सोसाइटी है ना, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिखाया गया है लिटरेचर में, साहित्य में, वो है एग्जिस्टेंशियल इश्यूज। हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पहलू, ठीक है। कौन सी हमारी जो अस्तित्व है जहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल है, केओस है, वो है रजे जैसे देवन शर्मा महसूस करता है। देवन शर्मा उन सभी मिडिल क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनके अंदर एक डिजायर है कुछ आर्टिस्टिक अचीवमेंट के लिए, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, मैंने पोएट्री कहा एक सिंबल के तौर पे है इस नॉवल में, ठीक है। लैंग्वेज एक सिंबल है। अच्छा, जब मीरपुर को दिखाया है, मीरपुर एक ऐसी जगह है जिसमें मिट्टी मिट्टी है, डस्ट दिखाई है ना, वो एक कवर्ड है, वो किस चीज का सिंबल हो सकता है? डेफिनेटली जो ये एक केओस, सॉरी, जो ये चाज्म है अमीरी और गरीबी का, जो ये सर्कमस्टांसेस से बंधा हुआ है, कौन? देवन शर्मा जैसे आम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नूर जो कि एक उर्दू पोएट है, लेकिन उसकी एलिंग बॉडी भी एक सिंबल की तरह आती है, जो कि हमारे सामने, मतलब वो बीमार है फिजिकली भी, दैट सजेस्ट उर्दू का जो एक डाउनफॉल आ रहा है, सिकनिक, बीमार जो अवस्था है उस भाषा की। और जो, अच्छा, नूर फिजिकली बीमार है, देवन इनर लेवल पे पेन से भरा हुआ है, साइकोलॉजिकल पेन से भरा हुआ है। सो क्या आप सब इसको ऐसे देख रहे हैं कि एक जैसे ऑल्टर ईगो होती है, सामने जो अक्स दिखता है, तो नूर का जो फिजिकल बीमारी है, देवन फिजिकली बीमार नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो भी वुंडेड है, वो भी पेन में है। सो वी कैन डेफिनेटली लुक एट दिस पॉइंट ऑल्सो। ये हमने बहुत बार बात कर दी है कि
देवन शर्मा जो है वो ही इज टॉर्न बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्रीम्स एंड ड्यूटी, है ना। कहाँ वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी जो उसके फ्रेंड ने दी है, मुराद ने, तो वो उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसको इस तरीके से देखिए कि नॉवेलिस्ट का एक विजन है जो ट्रेजेडी से भरा हुआ है, एक ट्रेजिक विजन है जिसको देवन शर्मा डिपिक्ट करते हैं। हमने नो डाउट कहा कि जो नॉवेल की एंडिंग है इट टॉक्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन सिंपल और पीस में नहीं है। पहले आपको केओस में जूझना पड़ता है, स्ट्रगल होती है, फिर आता है पीस। ठीक है, आप जब तक पेन से अंडरगो नहीं होते हैं, जब तक आप परेशान होकर किसी चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो परेशानी नहीं कह सकते हम उसको, कंसिडरेशन और कुछ डेप्थ में जाके समझने की हमारी क्यूरियोसिटी उसको कह लीजिए, तब तक आपको समझ नहीं आती है। तो डेफिनेटली अनीता देसाई जो है वो एक विजन तो रख रही हैं अपने सामने कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि देवन शर्मा, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनके हालात, उनके रिसोर्सेज उनके पास प्रॉपर नहीं है। अच्छा, फिर अगर मैंने फिर यही कहा कि सिर्फ आप एक तरफ कॉइन का एक हिस्सा नहीं देखोगे ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब कैटास्ट्रोफी होती है, जब मुश्किल घड़ी आती है, जब डिफिकल्टी आती है, वो डिफिकल्टी में जो उभर के आएगा, राइट, जो आप द गाइड की एंडिंग में देखते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन तो वहां है क्लाइमेक्स पे राजू के लिए, चाहे उसकी सैगिंग बॉडी है, चाहे उसका इनएबिलिटी है टू ब्रीथ, ठीक है, लेकिन वो फिर भी रेंज की बात करके जो है नॉवल वहां खत्म होता है। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं देवन शर्मा के लिए भी कैटास्ट्रोफिक वेटिंग हो रही है कि कुछ इंट्रीगिंग होगा, समझ ही नहीं आ रहा, तो वो रीडर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो कैसे इमेजिन करते हैं। तो दैट मीन्स एक कैप्टिवेटिंग क्वालिटी होती है नैरेटर के पास कि वो बांध के रख लेता है रीडर को, और वो रीडर वहां पे जरूर क्वेश्चन करता है। कौन से क्वेश्चन? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले, हमारे सब में एक एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं जो हम पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं, है ना। एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्व। क्या एक सेंसिटिव इंसान पूछता है कि ये कौन है? सपोज यहाँ तुम बात करो, देवन शर्मा ने एक देवता की तरह नूर को रखा है, यू नो, समवन टू बी कॉपीड, समवन टू बी इमिटेटेड, समवन टू बी अडोर्ड। तो कौन है नूर, है ना? हु इज नूर? अ पोएट, एन आइडियल, अ गॉड, या फिर वो महज एक मेटाफर है, मेटाफर फॉर द होप्स ऑफ देवन। और होप क्या है देवन शर्मा की? कि शायद सब कुछ रिवर्स हो जाए, अब सब कुछ अलग हो जाए, जो मेरी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल्स हैं, वो सब रिवर्स हो जाए। तो क्या वो एक मेटाफर के रूप में है वो कैरेक्टर जो नूर है? तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज आई वांट कि ये सारी चीजें तुम अपने आंसर में डेल्व कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। चाहे क्वेश्चन तुम्हें देव शर्मा के कैरेक्टर पे आए, चाहे तुम्हें अनीता देसाई की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे आए, चाहे थीम्स पे आए, सिंबल्स, मोटिव्स, जैसे मर्जी आए, यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स, है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स चाहे लिमिटेड कैनवस है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप जो रोल्स हैं उनको चैलेंज करती हैं, जैसे हम इम्तियाज को देख रहे थे जब हम स्टडी कर रहे थे कल की क्लास में। ओके, आर यू गेटिंग बच्चे पॉइंट वट एवर आई एम मेकिंग? समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है।
अच्छा, जब मैं ये बात कह रही हूँ कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उर्दू को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश है उसकी, तो उर्दू रिप्रेजेंट गुड टाइम जहाँ पे एक लैंग्वेज जो है ना वो डिविनिटी का सिनोनिम होता है, ठीक है। अच्छा, ये इंसान ये इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देव है तो हिंदी का लेक्चरर है ना, देवन शर्मा, वो उसका चाव बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है, इंक्लिनेशन बहुत है उर्दू को पढ़ने और पढ़ाने की, लेकिन वो ऑब्सोलीट लैंग्वेज है, उसको अब वो दर्जा नहीं है, एंड ही हैज टू टीच हिंदी लिटरेचर। तो वो क्या हमेशा खुद को मानता रहता है कि वो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग हिज लिविंग वो इस प्रोफेशन में है। और कितना बुरा है, मतलब आप इसको बहुत अच्छे से, मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना, मुझे लगता है इससे बुरी सजा नहीं हो सकती एक टीचर के लिए। जैसे कि इट्स वाइस वर्सा, अगर बहुत अच्छा क्यूरियस स्टूडेंट, उसको वैसा टीचर मिल जाए जो जो डेप्थ में नहीं पढ़ाता, ये उसके लिए सजा है। और टीचर के लिए भी वैसा है जो कि देव को लगता है, मतलब ही हैज टू टीच हिंदी लिटरेचर टू अनइंटरेस्टेड कॉलेज स्टूडेंट्स। और कितना होता है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एंड यू आर नॉट अप्रिशिएटेड, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय योर स्टूडेंट्स, है ना। तो वो उसको लगता है दैट दिस इज द बैड चॉइस और रॉन्ग प्लेस है उसके लिए, पर उसके वो अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, इसलिए उसको वहां रहना है। और ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन देवन को इस बात की है कि वहां पे लैक ऑफ अप्रिसिएशन है, ठीक है। और फिर जहां से ये उर्दू पोएट्री उसकी लाइफ में बिगिन होती है, वो उसके फादर के कारण है, क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा उर्दू पोएट्री के लवर थे और बहुत सारी उर्दू की शायरी उनको सुनाते थे, दैट इज हाउ उसका इंटरेस्ट बना। और जब भी वो अपनी मेमोरी की बात, यादों की जो एक एक प्लेस है ना, आप इसको चाहे सिनेमा में देखिए चाहे आप लिटरेचर में देखिए, जो कैरेक्टर्स हैं वो मेमोरीज में फिर ट्रेवल करते हैं। और देवन शर्मा को जो पीस है वो पोएट्री के बाद अपनी मेमोरीज में मिलता है, और मेमोरी में सिर्फ एक ही बात अच्छी, और वो है ये अपने फादर के साथ ये शेयरिंग। और यहाँ पे वो जब उर्दू को हमेशा अपने फादर और अच्छे समय के साथ एसोसिएट करता है देवन, ये कुछ लाइंस भी हैं। आई स्टडीड उर्दू सर एज अ बॉय इन लखनऊ, माय फादर ही वाज अ स्कूल टीचर, अ स्कॉलर एंड अ लवर ऑफ उर्दू पोएट्री। He taught me the language, but he died. He died and my mother brought me to Delhi to live with her relations here. I was sent to the nearest school, a Hindi medium school. और ये हमने ये पहले भी बात की है कि उसको फिर एक ही ड्रीम उसने नर्चर किया है, दैट आई वांट टू क्रिएट अ मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर। अब मुराद जो है उसका बचपन का ही दोस्त है, वही उसको ये अपॉर्चुनिटी जो कि देवन को लगती है, लेकिन फॉर मुराद इट इज एन इट्स एन एक्सप्लॉयटेशन। जो उसने सोचा है कि एक बहुत ही नामी नोटेड उर्दू पोएट है नूर, है ना, और उसको जो है इंटरव्यू करवा देंगे देवन से। और देवन जो है वो ये महसूस करता है कि मैं जब इसको इंटरव्यू करूंगा तो मुझे लगेगा आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू टू उर्दू लिटरेचर। और हम सबको पता है फिर एज अ रीडर कि उसका तो बहुत इंटरेस्ट है उर्दू पोएट्री में, तो वो तो भागे कि उसने एक्सेप्ट किया। ये सब हमने डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, फिर वी सी की जो नूर का जो डिपिक्शन है उसको कैसे दिखाया है इस नॉवल में। जो हमने एक बड़ी बात देखी कि जो देवन की उम्मीदें थी, उनका उसका जो ड्रीम था उसके तो बिल्कुल ऑपोजिट था, है ना। और वो तो जब इसकी बात करता है ना, अपनी जॉब की बात करता है नूर से कि मैं तो जी ऐसे करके एक लेक्चरर हूँ हिंदी का, और सिर्फ क्यों हूँ, दैट आई वांट टू अर्न अ लिविंग।
तो नूर उसको कैसे जवाब देता है, दैट यू शुड गो एंड ट्रेड इन राइस एंड ऑयल, अगर अर्निंग अ लिविंग जो है वही तुम्हारी प्रायोरिटी है। तो ये जो डिसमिसल है ना, ये एक शार्प इंडिकेशन दे रहा है उस कल्चर की जो ओल्ड टाइम्स में था। कौन सा कल्चर था ओल्ड टाइम्स में? लिटरेचर को परस्यू करने में ना, पुराने समय में, पुराना समय मतलब जैसे इसके फादर्स के टाइम का, देवन शर्मा के, कि to pursue literature people would leave their family, would sacrifice everything। उनके लिए सामने क्या होता था? ज्ञान, to pursue knowledge और लिटरेचर। और आप सबको पता है कि ज्ञान और साहित्य को तो सरस्वती जो देवी हैं ज्ञान की, उनका ही रूप माना जाता है। और ये जो टू अर्न मनी, जो कि ट्रेडर भी करते हैं, उस लिहाज से इसको देखा गया है। ओके, और क्या है इस नॉवेल में जो हम देख सकते हैं? वो है एक जो कल्चरल पैरेललिज्म हम देख सकते हैं हिंदी और उर्दू में एज लैंग्वेजेस। तुम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि तुमने पिछले सेमेस्टर में संस्कृत और प्राकृत की बात देखी थी। क्या देखी थी तुमने? कि कुछ भाषाएं, जैसे प्राकृत था, वो आम लोग बोल रहे थे, ठीक है। जब आप किसी भाषा को मासेस की लैंग्वेज बनाते हैं, राइट, वो अपने आप पॉपुलर होगी, वो खत्म ही नहीं हो पाएगी। अगर आप मतलब अभी मैं तुम सबसे बात कर रही हूँ कि अगर किसी भाषा को आप यूज नहीं कर रहे, वो चाहे हिंदी है, चाहे हरियाणवी है, चाहे पंजाबी है, चाहे इंग्लिश है, वो धीरे धीरे अपनी उस वाइवेसिटी, उस लाइवलीनेस को खोती जाएगी। और फिर वो चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज हो, लेकिन जब उसको यूज नहीं करेंगे, है ना। अब जैसे पोस्ट उर्दू जो है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में वो तो बिल्कुल सीमित होके रह गई उर्दू। कहाँ रिड्यूस हो गई वो? टू लैंग्वेज ऑफ पोएट्री विद इन अ लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और हमें पता है कि जो जो उर्दू लैंग्वेज है या लिटरेचर है, वो ज्यादा सुना गया है ना, इतना पढ़ा नहीं गया। और उर्दू जो बोलता था पोस्ट कॉलोनियल टाइम में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वाला, तब तो उसको मतलब एक सिंबल भी था वो कल्टीवेटेड सोसाइटी का। सो दैट मीन्स कल्चरल लेगेसी की तरह भी देखा जाता है उर्दू को। तो ये भी बहुत, जब हम इस नॉवल की कमाल की जो फीचर्स नोटिस करते हैं, तो इस बात में भी जरूर हम बात करेंगे कि जो इस नॉवल की ग्रेटनेस है, दैट आल्सो लाइज इन दिस फैक्ट that it exposes that defeated cause of promoting Urdu poetry, जो कि कैसे प्रमोट होगी जब उसको कुछ लोग ही हैं जो प्रमोट करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। अब ये इशू जो है, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी हैं, रीजनल रीजंस भी हैं, किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट करने में और उसको खत्म करने में। अच्छा, जब हमने ये मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात कर रहे थे कल वाले लेक्चर में, हमने पेट्रियार्कल सोसाइटी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की ऑन वुमेन। हमने कहा कि ये नॉवलिस्ट जो हैं वो ना फेमिनिस्ट की साइड ले रही है, ना मैस्कुलिन पावर की साइड ले रही है। यहाँ भी जब वो लैंग्वेज की इशू को डिस्कस कर रही है, शी डज नॉट टेक साइड्स, यू नो, शी डज नॉट ट्राई टू कन्विंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वन लैंग्वेज ओवर द अदर। वो क्या कर रही हैं आपके सामने? सिर्फ इवेंट्स को नरेट कर रही हैं। क्या उन्होंने हमें नॉवल में बताया दैट उर्दू वाज पॉपुलर अर्लियर बट नाउ हिंदी इज टेकिंग द एज। और तुम सब इसको शायद यहाँ भी रिलेट कर सकते हो जब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्फ्लिक्ट की। और बहुत सारा जब नूर और देवन का इंटरव्यू का बिगिनिंग सेशंस है ना, तब तो मतलब ये बहुत क्लियर दिखता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, और वो उससे मिलता भी पहली बार में ही जो है नूर उसको बिगिनिंग फर्स्ट मीटिंग में ही बोलता है, इट सीम्स यू हैव बीन सेंट हियर टू टॉर्मेंट मी। सो दैट मीन्स ये टॉर्मेंट पार्ट हो गया है उसका, नूर का, और ये शायद सिंबल है जो उर्दू एज अ लैंग्वेज सह रही है।
तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज की पॉलिटिक्स को डिटेल में तो नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन हाँ इन सब बातों को इनकी जो लेयर्स हैं वो हमें नॉवल की जब जब नैरेशन होती है उसमें साफ दिखती हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात भी हो रही है इस नॉवल में, जब नूर और देवन आपस में बात करते हैं, ठीक है, और लिटरेरी अवार्ड्स का एक टॉपिक उठता है ना, और जब लोग गॉसिपिंग करते हैं तो वो तब कहते हैं कि देखा वो राइटर, उसकी एक लेटेस्ट पोएम है, उसको जरूर साहित्य अकादमी अवार्ड मिलेगा इस साल। और दिस इज towards the beginning of the novel, maybe around page 55 or so. और for उर्दू the remark shall be, अगर कोई उर्दू का राइटर हुआ और उसकी राइटिंग्स हुई तो वहां फिर क्या होगा इनका जवाब, no book was judged worthy of the award this year. तो नूर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो कि फ्रस्ट्रेटेड है एट द कंडीशन ऑफ उर्दू, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, मैं नॉवल से कोट कर रही हूँ। नूर जब देवन को बताता है, आई टेल यू दोज कांग्रेस वालाज हैव सेट अप हिंदी एज टॉप एज अवर रूलर, यू आर इट स्लेव, परहैप्स अ स्पाई, स्पाई तुम्हें पता है जासूस डिटेक्टिव को कहते हैं, परहैप्स अ स्पाई इवन इफ यू डोंट नो इट, sent to the universities to destroy whatever remains of Urdu, hunt it out and kill it. बहुत ही poignant observation है किसी लैंग्वेज को खत्म करने के लिए। ये एक टेक्निक, ये एक वे होता है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो ये लैंग्वेज का एस्पेक्ट भी आप जरूर अपने आंसर में आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो नॉवल है ना, इट ड्रॉज अवर अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू। क्या थी इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू पहले? उर्दू वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन द डेज ऑफ रॉयल्टी। अब क्या हो गया, नॉवलिस्ट ने, नैरेटर ने यहाँ कहा है, नाउ लैंग्वेजेस इन द बैक लेन्स एंड गटर्स ऑफ द सिटी। बैक लेन्स और गटर्स में कौन रहते हैं? वो लो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो सिर्फ उसको शायरी तक और कुछ ऐसी गॉसिपिंग का हिस्सा बनाते हैं। अब वहां पे कोई ऐसा फॉर्मल ओकेजन नहीं है जहां पे इसको यूज किया जाए। नो प्लेस फॉर इट टू लिव इन द स्टाइल टू विच इट इज अकस्टम्ड, जिसकी इसको आदत थी। नो एम्परर्स एंड नवाब्स टू एक्ट एज इट्स पैट्रन्स। तो दैट मीन्स हम सबको देवन शर्मा के थ्रू ये रियलाइज हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम चेंज हो रहा है। जो पीपल पहले एडमायरर्स थे उर्दू पोएट्री के, उर्दू लिटरेचर के, वो अब बिल्कुल डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। नूर के हाउस में जो वो इवनिंग मीटिंग्स थी जहाँ पे ये दोनों डिस्कस करते थे, सॉरी जब ये पहले इंटरव्यूज तो हो गई, लेकिन जो नूर के घर में जो वो इवनिंग मीटिंग्स थी, जो हमने पहले भी कहा, उसका जो कंपनी थी नूर की, जो देवन को बहुत ज्यादा शौक लगता है देखकर कि किस किस्म के लोगों के साथ वो उसका उठना बैठना है। दे टॉक वेरी वेरी मंडेन टॉपिक्स, जब वो हमने ये पहले भी बात की थी ना, द वे दे शेयर देयर बिरयानी एंड ड्रिंक्स, तो वहां ये तो देवन ने कभी भी नहीं इमेजिन किया था। यहाँ पे क्या सिंबल बन के उभर रहा है नूर का, ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो मंडेन टॉपिक्स का डिस्कशन है, इट श्योरली शोज द लैक ऑफ सीरियस एफर्ट। कुछ डिक्लाइन हो रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है वो तो बिल्कुल खत्म है। तो हमें पता चल रहा है कि नूर उस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ दुखी हैं। दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम नाउ, दे आर जस्ट किलिंग देयर टाइम नाउ, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी और वो माहौल भी नहीं है कि वो लैंग्वेज को यूज कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ दिखा रहे हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया है अमंग पीपल फॉर लिटरेचर, ठीक है। पहले नूर के घर में लोगों का आना होता था टू लिसन टू हिज पोएट्री। अब हमें क्या समझ आ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल ऑफ देम हैव बिकम शैलो, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग,
It has nothing to do, the meetings have nothing to do with the culmination of language, with the promotion of good values that a language has. ठीक है. और शायद हम इसको वहां भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जो नूर की सेकंड वाइफ है इम्तिहाज, शी वाज अ डांसर. तो ये लोगों का जो ये क्राउड है दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर. और यहाँ पे जो नैरेटर है ना उसका भी एक यहाँ पे रॉथ जो नूर का गुस्सा यहाँ पे नैरेटर और एविडेंट करता है, क्लियर करता है ना. और इतना ज्यादा उनमें से कोई शॉपकीपर है, कोई कुछ है और वो कमेंट करता है, बहुत एब्यूसिव वे में बोलता है, तो नूर डज नॉट इवन रिप्लाई. अबोरेंस की, एक हेट्रेड की फीलिंग आती है फॉर दिस ग्रुप, जहाँ पे कोई शॉपकीपर है, कोई क्लर्क है, कोई बुकी है, कोई मतलब उसको ऐसा लगता है ये पैरासाइट्स की तरह है, अनएम्प्लॉयड पैरासाइट्स. I think it's enough for today's class. We can continue